नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का अपना अध्यापन बिंदु है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता पेछोला की प्रतिध्वनि। उसका व्याख्या भाग आज हम करेंगे। इससे पहले भी हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर भी हमने बीती विभावरी जागरी वे दिन और पेशोला की प्रतिध्वनि का व्याख्या भाग किया था। आज भी हम पेशोला की प्रतिध्वनि का ही व्याख्या भाग करेंगे। पेशोला का अर्थ है पिछोला। कवि इस कविता के अंदर पिछोला झील के किनारे खड़ा होकर पिछोला के स्वर्णिम अतीत को याद कर रहा है। उनको याद करने के साथ साथ मेवाड़ के महाराणाओं को, महाराणा प्रताप की शौर्य वीरता को याद करके वे कह रहा है कि आज भी इस धरती को गुलामी से, परतंत्रता से मुक्त करवाने के लिए हमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा की ही आवश्यकता है। व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक एवं छायावादी काव्य के अंदर ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि नामक कविता से ली गई है। जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति के कुशल चितेरे कहे जाते हैं। उन्होंने इस कविता में जीर्ण शीर्ण, असहाय, करुण, उदास, सूर्य, पिछोलों की लहरों, झोंपड़ों, वाद्य यंत्रों में प्रलय लाने के लिए प्रचंडता हेतु आमंत्रित किया है। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। वज्र का अर्थ होता है पत्थर। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। प्रसाद बतला रहे हैं कि हमारे इस अस्थि मांस मज्जा से बने दुर्बल शरीर को लोहे की कठोरता से ठोक कर, पत्थर पर परख कर, ठोक कर लोहे से, लोहे की कठोरता से ठोक कर, परख कर वज्र से, पत्थर पर परख कर, प्रलयोल्का खंड के निकष पर कस कर। निकष होता है कसौटी। निकष का अर्थ क्या होगा? कसौटी। और प्रलयोल्का खंड का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? प्रलय लाने वाला उल्का खंड। कवि कहता है प्रलयोल्का खंड के निकष पर कस कर और प्रलय लाने वाले उल्का खंड के ज्ञान पर चढ़ाकर उसकी कसौटी पर कस कर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कोल। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर बिखरे हुए चूर्ण अस्थि पुंज सा बिखरे हुए अवयवों को एक समूह का रूप प्रदान कौन करेगा और अपने इस सफल प्रयास के लिए खुलकर कौन हंसेगा, अट्टहास करेगा। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। फुत्कार का अर्थ होता है मुख से हवा छोड़ने का जो शब्द होता है। मुख से हवा छोड़ते हैं, फूंक मारते हैं, उसको क्या कहते हैं? फुत्कार कहते हैं। दृप्त का अर्थ होता है प्रबल। पिशाचों का अर्थ होता है राक्षसों। कवि कहता है कि साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूले सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। कि मातृभूमि को दुखी, उदास, पराधीन बनाने के लिए जिन देशद्रोही राक्षसों के समान तुच्छ प्रवृत्ति वाले अत्याचारियों ने कचोटा है, उनको कौन अपनी प्रबल प्रचंड आवाज में गर्जना करते हुए ललकारेगा, जिससे उनकी एकता चूर चूर होकर बिखर जाए और धूल के समान हवा में उड़ने लगे। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन? इस तरह से ऐसा कौन मनुष्य जीवित है जो कि अत्याचारों, पराधीनता के दुख से पीड़ित मातृभूमि के उद्धार के लिए आगे आएगा? कौन इतना भार लेगा? और कौन जीवित प्राणी है जो हमें अत्याचारी राक्षसों के समूल विनाश हेतु अपने दुर्बल शरीर को फौलाद की भांति कठोर बनाएगा? लेकिन यह सब योग्य नेतृत्वकर्ता के अभाव में मुश्किल है और योग्य नेतृत्व का अभाव है। ये जिस समय
जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखी। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, पराधीन भारत था, गुलाम भारत के समय की यह कविता है। तो उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर राक्षसों, पिशाचों, अत्याचारियों के समान चित्रित किया है और महाराणा प्रताप के गौरव को याद करते हुए कहा है कि उनके समान अब यह भार कौन लेगा, कौन जीवित मनुष्य है, किसके कंधों में इतना भार है जो कि इन पिशाचों को चूर चूर करके बिखरा देगा। इसका विशेष लिखेंगे हम। विशेष में हमें लिखना है, कवि ने अत्याचारियों, मातृभूमि विरोधियों के विनाश हेतु एक होना, दुर्बल शरीर को फौलाद बनाना आवश्यक माना है। सामासिक कठोर वर्णों के प्रयोग से भाषा में ओज गुण आ गया है। तो ओज गुण का प्रयोग है, वीर रस है, उपमा, अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है। जहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, उपदेशात्मक शैली है। उसके पश्चात अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी प्रसंग वही सेम रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया, पूर्ववृत्त प्रसंग रहेगा। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में। उद्बोधनात्मक स्वर में कवि कह रहा है कि मातृभूमि की इस दुखी दुर्दशा को देखकर, अत्याचारियों की अत्याचार शोषण को देखकर कौन यह कहेगा कि मेरी सांसें चल रही है। मेरे सीने में दुखी असहाय मातृभूमि के कष्टों को दूर करने का अद्भुत साहस एवं शक्ति है। मेवाड़ में कौन ऐसा वीर पुरुष है जिसे अपनी जननी की दुर्वस्था पर दर्द हो। जननी अर्थात अपनी मातृभूमि की दुर्वस्था पर दर्द हो रहा हो। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। समुन्नत का अर्थ होता है ऊंचा और श्रृंग सा का अर्थ है शिखर के समान। कवि कहता है कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, कि इस मेवाड़ के अंदर अरावली के समान, अरावली की चोटियों के समान उन्नत सिर किसका है। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि कोई तो बोलो, कोई तो मातृभूमि को कष्टों से निवारण करने के लिए आगे आओ, क्या तुम सभी मृत हो। कवि प्रश्न कर रहा है, यहाँ प्रश्न शैली है कि क्या तुम सभी मृत हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी वाणी मर चुकी है। अर्थात कवि को दुख है कि मेवाड़ की इस पावन राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक धरा पर कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी मातृभूमि को अत्याचारियों की चंगुल से मुक्त करा सके। शायद सभी की आत्मा और वाणी मर चुकी है। आह, इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। खेवा का अर्थ होता है नाव और पतवार का अर्थ होता है बागडोर। पारावार का अर्थ है समुद्र और क्षुब्ध का अर्थ है भयभीत। आह, इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। क्षुब्ध का अर्थ भयभीत, घबरा जाना। पारावार का अर्थ है समुद्र, खेवा का अर्थ नाव और पतवार का अर्थ बागडोर। कवि आगे पुनः कह रहा है, यह स्वतंत्रता की प्रतीक मेवाड़ी नाव किसी योग्य नाविक के अभाव में नेतृत्व शून्य हो गई है और समस्याओं, अत्याचारों, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गई है। इसको मुक्त करवाने वाला कोई नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसकी यह दुर्दशा हो रही है। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। यहाँ अंधकार की समस्याओं रूपी अतल सागर अत्यधिक गहरा होकर किसी भी ज्योति रेखा उज्ज्वलता के अभाव में भयभीत होकर घबराया हुआ उमड़ घुमड़ रहा है। अर्थात सब तरफ अत्याचार, शोषण, उदासीनता, अकर्मण्यता का गहरा वातावरण प्रकाश रेखा निर्देशन के अभाव में छाया हुआ है, जिसे कोई भी दूर करने वाला नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पा रहा है। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे, भारतवासियों ने निरंतर बढ़ रही शोषण, अत्याचारी, अयोग्यता, आलस्य की वृत्तियों पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है। दूसरी पंक्ति, मातृभूमि एवं जीवन के प्रति उदासीनता की वृत्ति कवि के दुख का विषय बन गई है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है।
उपदेशात्मक और प्रश्न शैली का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। वीर रस का परिपाक है। वीर रस का प्रयोग होने के कारण भाषा में ओज गुण है। पुरुषा वृत्ति का प्रयोग है। ये हमें इसके विशेष में लिखना है। अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। इसका प्रसंग पूर्ववत रहेगा, जो पहले हमने प्रसंग किया था वही प्रसंग इसमें रहेगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। काल धीवर का अर्थ होता है समय रूपी शिकारी। काल का अर्थ समय और धीवर का अर्थ शिकारी, समय रूपी शिकारी। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। मेवाड़ की दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ कवि कह रहा है कि इस पवित्र ओजस्वी भूमि को समय रूपी शिकारी सीमाहीन स्थल पर खींचे चले जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, फिर भी इसके निवासियों की सांस जल से बाहर निकाली गई तड़पती मछली के समान आशा में अटकी हुई है। सफरी सी का अर्थ होता है मछली के समान, कि किसी मछली के समान इस आशा में अटकी हुई है कि उनको स्वतंत्रता रूपी जल की प्राप्ति होगी और पुनः उनका जीवन विकसित होगा। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। विकल का अर्थ होता है व्याकुल होकर। आज पिछोला झील की तरल जल धाराओं में व्याकुल होकर वही शब्द घूम रहा है कि उनको कौन स्वतंत्र करवाएगा, कौन उनकी स्वतंत्र भावनाओं की रक्षा करेगा। कवि सत्य को उजागर कर रहा है कि वह कहाँ है जो इस मेवाड़ की धरती को आज़ाद करवा सके। अर्थात एक ही शब्द व्याकुल होकर चारों ओर पिछोला की तरल जल मंडलों में चारों ओर घूम रहा है। कवि सत्य को उजागर कर रहा है कि पिछोला झील की लहरों और उसके किनारे अवस्थित झोंपड़ों उनमें रहने वाले मनुष्य में स्वतंत्रता की भावना नाम मात्र को भी नहीं बची है। उनमें गौरव से सभी को गौरवान्वित करने वाली मेवाड़ की यह संपत्ति लक्ष्मी देखरेख उचित नेतृत्व के अभाव में उदास और व्याकुल पड़ी है। किंतु वह ध्वनि कहाँ? कवि कहता है कि मेवाड़ को परतंत्रता से आज़ाद करवा सके ऐसी ध्वनि कहाँ है। अर्थात मुझे ऐसी ध्वनि कहीं पर भी सुनाई नहीं पड़ रही। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कवि प्रश्न कर रहा है। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। काया का अर्थ होता है शरीर और माया का अर्थ होता है लक्ष्मी या संपत्ति। कवि कहता है जो कभी महाराणा प्रताप की ओज, उनकी वीरता, मातृभूमि के लिए त्याग बलिदान की भावना से जो भूमि मंडित रहती थी, सुरक्षित थी, किंतु आज वह स्वातंत्र्य प्रेम की भावना तो क्या उसकी प्रतिध्वनि भी खोजने पर कहीं नहीं मिलती है। अब हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में पहली पंक्ति में मेवाड़ की स्वातंत्र्य प्रेमी भूमि एवं स्वातंत्र्य प्रेमी शासक महाराणा प्रताप की गौरवशाली संपत्ति के प्रति बढ़ रही उदासीनता, अकर्मण्यता पर कवि ने खेद जताया है। दूसरी पंक्ति राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना कवि का लक्ष्य रहा है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। उपमा, रूपक और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है। इन अलंकारों का प्रयोग होने के कारण भाषा शैली प्रतीकात्मक और उपदेशात्मक बन पड़ी है। वीर रस का परिपाक है। वीर रस का प्रयोग होने के कारण ओज गुण है और पुरुषावृत्ति का प्राधान्य हमें इसमें देखने को मिलता है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा में प्रवाहमयता एवं बोधगम्यता आदि से अंत तक अनवरत रूप से बनी हुई है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है।
ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित व्याख्या भाग अपना पूरा हो गया है। अब हम अगली वीडियो में सुमित्रानंदन पंत से संबंधित प्रश्न और सुमित्रानंदन पंत का व्याख्या भाग करेंगे। धन्यवाद।